गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मनी भाग 8 का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जलधारा, जो संवाद शैली में रचित है। और इस पाठ की लेखिका हैं डॉक्टर निहारिका। तो आइए इस पाठ का हम लोग अध्ययन करते हैं, इस पाठ की सम्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखिका इस पाठ में क्या कहना चाहती है। सबसे पहले आप समझिए शीर्षक को, जलधारा। जल और धारा, धारा मतलब धरती, यानी जल और धरती के बीच संवाद शैली में यह पाठ रचित है। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जल और धरती ये दोनों प्रकृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये हमारे जीवन के लिए संपूर्ण जीव के लिए अनिवार्य है। तो इस पाठ में दोनों ने, यानी जल ने और धरती ने अपनी अपनी विशेषताएं बताई है। यानी यहाँ पे जल और धरती दोनों का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण आप लोग पढ़े हैं अलंकार में कि कभी कभी कवि या लेखक निर्जीव को भी सजीव बनाकर प्रस्तुत करता है। तो जब किसी जड़ पदार्थ को, जब किसी निर्जीव को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो इस पाठ में जल और धरती के बीच संवाद, बातचीत करवाया गया है लेखिका के द्वारा। तो यह है मानवीकरण शैली में भी है, संवाद शैली के साथ साथ मानवीकरण शैली में है, मानवीकरण अलंकार इसमें है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि प्रकृति के साथ मनुष्य जो छेड़छाड़ करता है उसका क्या दुष्परिणाम होता है, मनुष्य को क्या भुगतना पड़ता है। आप देखते हैं समय समय पर तरह तरह की विपदाएं आती है, मनुष्य उसे झेलता है। कभी भूकंप के रूप में, कभी महामारी के रूप में, कभी अतिवृष्टि के रूप में और कभी अनावृष्टि के रूप में, कभी आंधी तूफान। ये सारी जो आपदाएं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, उसका जिम्मेवार खुद मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए जाने के कारण ही ये प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो आइए इस पाठ में देखते हैं जल और धरती, जल और धरा अपने अपने बारे में क्या क्या विशेषताएं बता रहे हैं। जल कहता है, मैं लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, मैं विमल दूध सा हिम का जल। यानी अपने बारे में जल बता रहा है कि मैं छोटी नदियों का बहता हुआ जल हूं और बहुत ही शीतल हूं, ठंडा हूं, निर्मल पवित्र हूं, साफ हूं। हिमगिरी के हिम से, हिमगिरी यानी हिमालय के हिम यानी बर्फ से निकल निकल मैं विमल दूध सा हिम का जल,
यानी हिमालय से मैं निकलता हूँ, बर्फ से पिघल पिघल करके। हिमालय के ऊपर बर्फ जमी रहती है और वही बर्फ पिघल पिघल कर नदी का रूप लेती है, जो बिल्कुल विमल यानी पवित्र होता है, दूध सा। और वह एकदम दूध सा होता है, सफ़ेद होता है। जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पर पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, बिल्कुल पवित्र होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। तो इस तरह से जल ने अपनी विशेषताएं प्रकट की। अब धारा क्या कहती है, आप ये जानिए। जल पुल्लिंग है और धारा स्त्रीलिंग है। तो अक्सर हम लोग बोलेंगे जल कहता है और धरती कहती है। अब धरती कहती है अपने बारे में कि भाई जल, अपनी प्रशंसा के गीत क्यों गा रहे हो? क्या तुम यह भूल गए कि किसी पात्र के बिना तुम रह ही नहीं सकते? पात्र मतलब बर्तन। यानी जल का अस्तित्व तभी तक है जब वह किसी पात्र में है। किसी बर्तन में यदि जल रखा हुआ है तब उसका अस्तित्व है। जैसे ही पात्र से जल निकल जाता है तो वह जमीन पर बिखर जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। तो इसी बात को धरती कह रही है कि क्या तुम यह भूल गए कि किसी पात्र के बिना तुम रह ही नहीं सकते? इसलिए अपनी व्यर्थ प्रशंसा मत करो। यानी तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व तभी तक है जब तुम किसी पात्र में हो, जब तक तुम किसी बर्तन में रखे हो। जल ठीक कहती हो तुम, यह ठीक है कि मेरी प्रकृति बहने की है। यानी जल का स्वभाव है, जल का नेचर है बहना, फ्लो करना। वह हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसका ऐसा स्वभाव है, उसकी ऐसी प्रकृति है। इसलिए द्रव अवस्था में मुझे रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता पड़ती है। पर मेरा लचीला स्वभाव तो देखो, मैं हर रूप में ढल जाता हूं। जैसा पात्र होता है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता हूं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे कि जल का अपना कोई आकार नहीं होता। वह जिस तरह के पात्र में, जिस तरह के बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। तो इसी बात को वह कह रहा है कि मैं लचीला स्वभाव का हूँ। जिस तरह के बर्तन में मुझे रखा जाता है वैसा ही रूप में मैं ढल जाता हूँ। जैसा पात्र होता है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं भूमि पर फैल भी जाता हूँ। हाँ, तो मेरी शेष दो अवस्थाओं के बारे में तो भूल ही गई। ठोस अवस्था में मेरा बर्फ रूप सबका जाना पहचाना है और गैस अवस्था में मेरा वाष्प रूप भी सब जानते हैं। आप सभी जानते हैं जल की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं में जल एक ऐसा पदार्थ है कि जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसी बात को जल बता रहा है। अब धारा कहती है कि हाँ, मैं स्वीकार करती हूं कि तुम्हें ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में होने का गौरव प्राप्त है। गौरव यानी गरिमा, महानता। इस तरह की महानता और किसी पदार्थ में नहीं पाई जाती, लेकिन जल में इस तरह का गौरव है। उसकी महानता है कि वह तीनों अवस्थाओं में मिलता है। परंतु उस समय तुम्हारा यह गौरव कहाँ चला जाता है जब तुम समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों पर सिर पटकते हो। तब मैं ही तुम्हें ज्वार को अपने आंचल में जगह देती हूँ, पर जल्दी ही तुम भाटा के रूप में मुझे छोड़कर चले जाते हो। अब धरती अपनी विशेषता बताती है कि उस समय तुम्हारी महानता कहाँ चली जाती है जब तुम समुद्र में चले जाते हो और ज्वार भाटा जब उत्पन्न होता है तो तुम मेरे चट्टानों पर अपना सिर पटकते हो।
यानी समुद्र का जल सीमित जब हो जाता है, जब पानी समुद्र में चला जाता है तो वह चारों तरफ से सीमाओं में बंध जाता है, वह बाहर आना चाहता है, उसके लिए चट्टानों पर टकराता है। मिट्टी धरती की जो किनारा होता है उस पर वह ठोकरें मारता है, बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है, वह तो सीमाओं में बंध जाता है। इसी बात को धरती कह रही है कि उसमें तुम्हारी शक्ति कहाँ चली जाती है, उस समय तो मैं ही तुम्हें मदद करती हूँ, अपने आंचल में जगह देती हूँ, लेकिन तुम जल्दी भाटा के रूप में मुझे छोड़कर चले जाते हो। ज्वार और भाटा यहाँ दो शब्द हैं। आप इसे साइंस में पढ़े होंगे और ज्योग्राफी का ऐसे ये टॉपिक है, एक भौगोलिक घटना है। समुद्र के जल का ऊपर उठना ये ज्वार कहलाता है और उसका फिर वापस समुद्र में लौट जाना ये भाटा कहलाता है। तो आप लोग समझ गए ज्वार भाटा। विशेष रूप से आप लोग ज्योग्राफी के टीचर से पूछ लेंगे, समझ लेंगे। अब जल कहता है कि वह तो मेरी नियति है, यानी वह तो मेरा स्वभाव है, वह तो मेरा भाग्य है। चंद्रमा लगातार तुम्हारी परिक्रमा करता है, तुम्हारे और उसके बीच के आकर्षण के कारण ज्वार यानी पानी का एक और बढ़ जाना और भाटा यानी पानी का वापस अपनी जगह लौट जाना तो होंगे। आप लोग को बता दिए थे ज्वार और भाटा क्या होता है। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण बल के कारण होता है। समुद्र का पानी पृथ्वी के आकर्षण के कारण, चंद्रमा के आकर्षण के कारण ऊपर की ओर उठ जाता है, इसको ज्वार कहा जाता है, और बाद में वह वापस चला आता है, इसको भाटा कहा जाता है। लेकिन जरा इस बात पर तो गौर करो कि मैं विभिन्न प्रकार की गतियों की पहचान कराता हूं। विभिन्न प्रकार की गतियों की पहचान कराता हूं। कौन कौन सी गतियां हैं? ज्वार भाटे के रूप में दोलन गति। फिजिक्स में आप लोग दोलन गति पढ़ेंगे कि दोलन गति क्या है, तो उसकी पहचान यहाँ पे होती है। फिर झरने के रूप में तीव्र गति का आभास कराता हूँ। नदी के रूप में धीमी गति का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। तो कुएं, तालाब और झील में मैं शांत रूप में हूँ। मेरी जैसी विविधताएं तुम में कहाँ? विविधताएं अनेकता, यानी जल की जैसी अनेकता है, जैसी उसकी विविधता है, वह धरती में कहाँ? ऐसा जल कह रहा है कि जितनी विविधताएं मुझ में हैं उतना तुम में कहाँ से आया। अब धरती कहती है कि इस सब से तो यही पता चलता है कि ज्वार भाटे के रूप में तुम्हारा स्वभाव ढुलमुल है। तुम्हारा स्वभाव ढुलमुल, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। झरने के रूप में उग्र है, उग्र माने तेज, और नदी के रूप में शांत है। मैं अपने बारे में तुम्हारी तरह डींगे तो नहीं मारती। डिंग मारना, खूब बड़ाई करना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, इसको कहते हैं डिंग हाँकना, डिंग मारना। तो धरती कहती है कि मैं अपने बारे में तुम्हारी तरह डींगे तो नहीं मारती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि मेरा स्वभाव धीर है, गंभीर है। मैं धैर्यशाली हूँ, मुझमें धीरज है, हिम्मत है, मैं गंभीर हूँ। लोग सहनशीलता के लिए मेरी उपमा देते हैं। सही बात है। यदि किसी की सहनशीलता के बारे में वर्णन करते हैं तो उसकी तुलना हम धरती माता से करते हैं। धरती माता अत्यंत सहनशील है। इसके ऊपर कितना भी बोझ डाल दीजिए, लोग इसकी छाती पे
ऊंची ऊंची इमारतें खड़ा कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं पानी के लिए, लेकिन कभी ये हिम्मत नहीं हारती। वह धीरज धारण करती है, सब सहती है। तो सहनशीलता के लिए धरती माता प्रसिद्ध है। इसी बात को, इसी विशेषता को धरती बताती है कि लोग सहनशीलता के लिए मेरी उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं। तुम्हारी ही तरह मेरे अनेक रूप हैं। जल बताया था कि मैं विविध रूपों में रहता हूं, तो धरती कहती है कि मेरे भी अनेक रूप हैं। पर्वताकार रूप में मेरी चोटियां आकाश चूमती है, यानी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं मेरी। मैं तुम्हारी ठोस अवस्था बर्फ को आश्रय देती हूं। जल का जो ठोस रूप है उसका आश्रय, उसका शरण धरती ही देती है। पहाड़ों के तल पर मैं घाटी के रूप में और उसके साथ ही गहरी खाई के रूप में रहती हूं। जब तुम्हारा बर्फ रूप पिघलता है तो मैं तुम्हें झरनों और नदियों के रूप में पहाड़ों से नीचे घाटियों खाइयों की सैर कराते हुए मैदानी क्षेत्र में ले आती हूं। मेरे इस सपाटी मैदानी भाग में ही आदि मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया था। सपाटी मैदानी भाग, सपाट मतलब समतल, यानी धरती कह रही है कि मेरा जहां समतल क्षेत्र है उसी क्षेत्र पर आदि मानव ने, आदि मानव प्रारंभिक मानव, तो आदि मानव ने सभ्यता का विकास कहां किया? समतल क्षेत्र में, नदी के किनारे किया। जल कहता है, तुम यह कैसे भूल सकती हो कि आदि मानव ने जंगलों से बाहर आया था तो उसने वहीं डेरा डाला था जहां जल उपलब्ध था। अब जल अपनी विशेषता बता रहा है कि ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आदि मानव ने पहला कदम रखा, लेकिन पहला कदम भी वहीं रखा जहां पर मेरी उपलब्धता थी। जहां जल था वहीं आदि मानव का विकास हुआ, यानी मेरी भी उसमें सहभागिता है। उसकी सभ्यता की विकास यात्रा नदियों के तट पर ही हुई थी। और हाँ, मेरे ठोस रूप बर्फ को तुमने पहाड़ों पर संभाला है, पर वहां से पिघल कर झरने और नदी के रूप में तो मैं ही आया हूं। धरा हंसकर कहती है, जरा सोचो, यदि पहाड़ों के बाद खाइयां, घाटियां और मैदानी भूभाग न होता तो पानी नीचे कैसे आ पाता? तो जल कहता है, वह तो मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आया। पहाड़ों पर से पानी नीचे कैसे आता है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। पृथ्वी के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी के कारण पहाड़ पर का जल नीचे की ओर गिरता है। अब धरती कहती है, वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी तो मेरी ही है। तुम पहाड़ पर से नीचे आते हो तो मेरी शक्ति के ही कारण तो आते हो, मैं ही तो तुम्हें खींच कर लाती हूं नीचे। मेरी यानी पृथ्वी की, जिसे तुम वसुधा, भूमि, धरती, वसुंधरा जैसे कई नामों से पुकारते हो। ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। वसुधा, भूमि, धरती, वसुंधरा, ये सारे पृथ्वी के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। जल पर तुम्हें हरा भरा तो मैंने ही बनाया है ना। जल अपनी विशेषता के बारे में बताता है कि लेकिन तुम्हें हरा भरा तो मैंने ही बनाया है। पहले मैं भाप बनकर ऊपर उठता हूँ, फिर
बादल बनकर जगह जगह वर्षा कराता हूँ। मेरे द्वारा की गई यह वर्षा ही तो तुम्हें हरियाली की चुनर उड़ा देती है। यानी धरती पर जो हरियाली छाती है उसका कारण तो मैं ही हूँ। मेरे बिना तुम हरी भरी नहीं रह सकती। धरती कहती है, अरे मित्र, मैं कब तुम्हारी आवश्यकता और महत्व पर संदेह कर रही हूँ। निस्संदेह तुम्हारा महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को धरती भी स्वीकार करती है। लेकिन हाँ, मेरे मैदानी भूभाग के रेगिस्तानों के प्रति तुम बहुत कृपण हो, कंजूस हो। यानी रेगिस्तानों में तुम्हारी उपलब्धता नहीं है, तुम वहां बहुत कंजूस हो जाते हो। वहां तो तुम अपनी एक एक बूंद के लिए सबको तरसा देते हो। मुझे हरियाली से ढक देने वाले तुम रेगिस्तान की रेत पर नहीं बरसते, पर मैं धीरज के साथ उस रेगिस्तान के अनुरूप वनस्पति उगाती हूँ। लेकिन मैं वहां भी धीरज धारण करती हूँ, वहां भी मैं वनस्पति उगाती हूँ। वहां के जीव जंतुओं की आश्रयदात्री बनकर, आश्रयदात्री आश्रय देने वाली बनकर अपना रेतीला रूप संवारती हूँ। इतना ही नहीं, कहीं रत्नों की खान बनकर सोना, चांदी, हीरा जैसी बहुमूल्य धातुएं देती हूँ, तो कहीं यूरेनियम, तांबा, लोहा जैसी उपयोगी धातुएं देकर मानव का कल्याण करती हूँ, भलाई करती हूँ। मेरी तीनों ही प्रकार की चट्टानों यानी आग्नेय, परतदार और रूपांतकारी में धातु खनिज प्रचुरता से विद्यमान है। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे 3 प्रकार के, आग्नेय, परतदार और रूपांतकारी। लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। जल हंसकर कह चुकी अपनी कहानी। अब सुनो, जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक का मार्ग तय करता है, तब अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे कणों को भी लेकर चलता है। ये जल के साथ समुद्र में गिरते हैं। समुद्र के जल में ये परत दर परत एकत्र होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। नदियों के साथ छोटे छोटे जो चट्टान के कण होते हैं वह भी बहते हैं और समुद्र में जाकर के गिरते हैं। परत दर परत वे वहां जमा होते जाते हैं। इसी बात को जल कह रहा है कि बाद में कालांतर मतलब बाद में, वर्षों बाद में इन्हीं से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। प्रश्न आ सकता है कि परतदार चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो आप यहाँ पर इस पंक्ति को अच्छी तरह समझ लेंगे। परिभाषा यहाँ पर मिल जाएगी, इसका उत्तर यहीं पे है। इन्हें परतों के बीच वनस्पति और जीव जंतुओं के दबे रह जाने से कोयला, हीरा जैसे खनिज बनते हैं। काला सोना कहा जाने वाला तेल भी मेरे ही भीतर बनता है। और सुनो, 100 बातों की एक बात यह भी है कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा हिस्सा केवल 25% है और मेरा 75%। आप लोग पढ़े होंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक बार बार आ रहा है कि यदि इस पूरी धरती को 4 भागों में बांटा जाता है तो 3 भाग जल है और 1 भाग ही स्थल है। इसी बात को जल कह रहा है कि इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा मेरा है, मैंने 75% मेरा हिस्सा है, तुम तो मात्र 25% हो। यहाँ पर एक और प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो है काला सोना, यहाँ पे तेल
को कहा गया है, ना कि काला सोना। कोयला को भी कहा जाता है, लेकिन इस पाठ में तेल को काला सोना की संज्ञा दी गई है। तो पाठ के अनुसार आप लोग यहाँ तेल ही लिखेंगे। अब धरती कहती है, मित्र मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा कहाँ कर रही हूँ। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतियोगिता, कि मैं तुमसे कंपटीशन कहाँ कर रही हूँ, प्रतिस्पर्धा कहाँ कर रही हूँ। पर मैं तुम्हें यह अवश्य याद दिलाना चाहूंगी कि तुम्हारे 75% हिस्से में से 1% ही पीने योग्य है, बाकी सब जल तो बेकार है। समुद्र में अथाह जल है, लेकिन वह पीने योग्य नहीं है। मनुष्यों या कहें कि जीव जंतुओं की प्यास बुझाने वाला जीवनदायी जल तो बहुत सीमित मात्रा में है। यह सच है कि समुद्र के पानी से भाप बनकर और फिर वर्षा के रूप में बरसकर तुम ही मेरी गोद हरी भरी करते हो। तुमसे न जाने कितने प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु जीवन पाते हैं। यानी जल की श्रेष्ठता यह धरती भी गिना रही है। जल की महानता को खुद धरती भी बखान कर रही है, वर्णन कर रही है। वह स्वीकार करती है कि जीव जंतुओं की प्यास बुझाने वाले तुम ही हो, मेरी गोद भरने वाले तुम ही हो, मेरे आंचल को हरा भरा बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। तुम्हारी गोद में भी तो बहुत से जल जीव और जलीय वनस्पति पलते बढ़ते हैं। समुद्र में भी बहुत से जलीय जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियां भी उगती है। प्रदूषित जल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। क्या उसके बारे में कभी सोचा है? कभी इसके बारे में भी सोचा है कि जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। तुम यानी गंदे होते जा रहे हो, प्रदूषित होते जा रहे हो, अम्ल वर्षा हो रही है, एसिड रेन जो जीव जंतुओं के लिए, फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक है। जल कहता है, तुम ठीक कह रही हो धरा। अपने प्रदूषित हो रहे जल को देख मैं क्रोध से भर उठता हूं। मुझे गुस्सा आता है, लोग मुझे प्रदूषित कर रहे हैं, मुझे गंदा कर रहे हैं, तो इसे देखकर मेरा क्रोध बढ़ जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तभी तो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फटकर अपने अंदर का लावा अपने ही ऊपर उड़ेल लेती हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ रहा है। कभी ज्वालामुखी के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी महामारी के रूप में, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी अम्ल वृष्टि। ये सभी मनुष्य के कारण ही हो रहे हैं। मनुष्य प्रकृति के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है, उसे अपने वास्तविक रूप में रहने नहीं दे रहा है। तो प्रकृति भी कभी कभी गुस्से में आ जाती है और अपना रौद्र रूप दिखाकर मनुष्य को अपना अस्तित्व बता देती है। आगे कहती है कि जब मैं शांत होती हूं तो अपने अंदर के लावे को आग्नेय चट्टानों का रूप दे देती हूं। जब मैं गुस्से से कांपने लगती हूं तो भूकंप के रूप में हिलती हूं। यानी भूकंप जो भौगोलिक घटना है वह मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए जाने का ही दुष्परिणाम है। मेरा यह हिलना कभी कभी बहुत विनाशकारी हो जाता है। धरती जब ज्यादा गुस्से में आती है, जोरदार जब भूकंप आता है, तो पृथ्वी पर विनाशकारी लीलाएं उपस्थित हो जाती है। जल कहता, पर इस तरह तो हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं।
अपने किए नुकसान का दोष हम किस पर लगाएं? धरती कहती है इस सब का दोषी है मानव। जितनी प्राकृतिक विपदाएं उत्पन्न होती है उन सब का कारण मानव है। वह कभी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है और कभी अपने कचरे और प्रदूषण को नदियों और समुद्र में बहा देता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, खनिज की लगातार खुदाई, पहाड़ों की चट्टानों पर विस्फोट कर बनाए गए बांधों ने मेरे आंचल में करोड़ों पैबंद लगा दिए, रोक लगा दिए। मेरा ही नहीं, मानव ने तुम्हारा रूप भी पूरी तरह मलिन कर दिया है। यानी धरती और जल दोनों के साथ मानव ने छेड़छाड़ किया है। जल को मलिन कर दिया है, कूड़ा कचरा डालकर उसे अपवित्र कर दिया है, और धरती के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। हरे भरे जंगल को काटे जा रहे हैं चंद स्वार्थ की पूर्ति के लिए। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। प्रकृति को स्वतंत्र रूप में रहने देना चाहिए। यदि मनुष्य चाहता है सुखमय जीवन जीना तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे, नहीं तो अंततः उसी को भुगतना पड़ेगा। मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर काम करना चाहिए। अब जल कहता है तुम ठीक कहती हो धरा, धरती तुम ठीक कहती हो। आज का मानव विकास की दौड़ में इतना अंधा हो गया है, इस भौतिकवादी युग में विकास की दौड़ में इतना अंधा हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने द्वारा किए जा रहे नुकसान को भी नहीं देख पा रहा है। तो धरा और जल दोनों एक साथ बोलते हैं कब जागेगा मानव। दोनों प्रश्न पूछते हैं मानव से, मनुष्य से प्रश्न पूछते हैं कि कब जागेगा मानव, यानी इसे कब ज्ञान होगा। इतनी विपदाएं उत्पन्न होती है फिर भी मनुष्य मान नहीं रहा है, वह अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ रहा है। आखिर उसे इस बात का ज्ञान कब होगा जब वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना छोड़ देगा, भूल जाएगा। तो बस यहीं पे ये संवाद समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इस पाठ को समझ गए होंगे, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को मनोहर वाणी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम।